हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। जी हाँ साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। साथियों, मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार टेक्निकल की क्लासेस लगातार लगाई जा रही हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन की क्लास लगातार लगाई जा रही हैं। और भी मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन की जो क्लास चलाई जा रही है, वो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन की फाइनल ईयर के जो 4th सेमेस्टर के हमारे साथी लोग उनके लिए, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में द्वितीय वर्ष के 4th सेमेस्टर में उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रूप से लगाई जाइए। और साथ ही साथ जो यूपी आर्मी TG2, यूपीपीसीएल TG2 या टेक्नीशियन ग्रेड की जो भी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये क्लास लगाई जा रही है। तो साथियों, मैं बता दूं ये थ्योरी की क्लास है, और यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है टेक्निकल क्लास है, तो आप वहाँ पे जाके हमारे पुराने वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि आज की इस टॉपिक में क्या है हमारी कुछ खास। तो मैं बता दूं इस टॉपिक के अंतर्गत इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ साथियों, पावर फैक्टर क्या होता है उसी के बारे में सबसे ज़्यादा इसका पूछा जाता है डिफिनीशन कि पावर फैक्टर होता क्या है और कौन सी उपकरण की कितनी पावर फैक्टर रेटिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ पावर फैक्टर के क्या लाभ हैं, क्या हानि, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो ये चलते हैं, देखते हैं पावर फैक्टर की पहली परिभाषा, पहली डिफिनेशन होती क्या है। तो मैं बता दूं कि जो पावर फैक्टर होता है उसे हिंदी में शक्ति गुणक के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी ऐसी सर्किट में, जी हाँ, किसी ऐसी सर्किट में पावर फैक्टर सर्किट की जो वास्तविक एवं आभासी शक्ति का अनुपात ही पावर फैक्टर कहलाता है। जी हाँ साथियों, किसी ऐसी सर्किट में जो पावर फैक्टर होता है उस सर्किट की वास्तविक और आभासी जो पावर होता है उसी का जो दोनों अनुपात होता है, उन दोनों अनुपातों को क्या कि पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट किया जाता है। किससे? cos फाई से डिनोट किया जाता है। तो मैं बता दूं कि cos फाई इक्वल होता क्या है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। जी हाँ, वास्तविक शक्ति को P से और जो हमारा वर्चुअल पावर होता है वो VI से दर्शाया जाता है, यानी कि P इक्वल VI cos फाई होता है। इसका फार्मूला एक हमें मिल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं cos फाई इज इक्वल P बटे VI। तो अगर आप पावर की बात निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रॉस सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो P इक्वल VI cos फाई, ये ऐसी सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान होता है। तो आप जानते हैं कि पावर फैक्टर इज इक्वल क्या होता है, cos फाई। तो मैंने बताया कि किसी भी ऐसी सर्किट में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है उसी को पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आइए दूसरी भाषा में हम देख लेते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। तो मैं बता दूं दूसरी परिभाषा के अनुसार पावर फैक्टर V और I यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है, फेज एंगल का कोसाइन को ही फेज एंगल V और I यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच के फेज एंगल के बीच का जो कोसाइन होता है उसी को पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल होता है उस फेज एंगल के कोसाइन के अनुपात जो होता है उसी को पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरी परिभाषा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि पावर फैक्टर सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस तथा प्रतिबाधा का अनुपात होता है। जी हाँ साथियों, cos फाई इज इक्वल R बटे Z आप लोग जानते होंगे। तो वही सीरीज सर्किट में बात किया जाए तो वहीं पे पावर फैक्टर इज इक्वल क्या होता है, R बटे Z। साथियों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, पावर फैक्टर निम्न में से पावर फैक्टर को डिनोट करता है। तो वहां पे आपको ये फार्मूला मिल सकता है, या तो ऊपर वाला फार्मूला मैंने अभी बताया कि cos फाई बराबर P बटे VI या P बराबर VI cos फाई। ये सारे फार्मूले आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर किन किन राशियों के बीच का कोसाइन होता है या क्या होता है। तब बताएंगे वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोसाइन होता है उसी को जो फेज एंगल होता है उसी को पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आइए साथियों, और आगे मैं बताना चाहूंगा कि सदिश रेखा के अनुसार मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर लाइन के अनुसार मैं बता दूं कि कोई जो इंडक्टर होता है, जो प्रेरकत्व तो होता है, उस परिपथ में यदि कोई कॉइल लगा है या चोक लगा है या इंडक्शन मोटर लगा है तो उसके द्वारा ली गई जो धारा होती है, जी हाँ साथियों, जो इंडक्शन मोटर के द्वारा जो ली गई धारा होती है और परिपथ के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा होता है उसी के फेज एंगल जो होती है वो फेज एंगल लैगिंग के रूप में होता है। तो मैं बता दूं यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन ये होता है
कि पूछा जाता बार बार कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज एंगल कितना होता है। तो मैं बता दूं फेज एंगल जो होता है 0 डिग्री होता है और उसका मान 1 होता है। जी हाँ साथियों, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट किया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कि जो प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फेज एंगल cos फाई या पावर फैक्टर कितना होता है। तो मैं बता दूं कि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फेज एंगल 90 डिग्री होता है। वहीं अगर रेजिस्टिव सर्किट की बात किया है तो वहाँ पे फेज एंगल 0 होता है। तो साथियों इसको कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका बखूबी आपको PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें बता दूं यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और हमारे ग्रुप से ज्वाइन रहेंगे तो आपको सारा अपडेट अप टू डेट आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टडी सर्कल 360 पे, तो सबसे पहला काम कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में बने रहे हमारे साथ। हमारा प्रयास आपका साथ, इसी नारे के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है, तो हम भी चाहते हैं कि आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। तो ये देखते हैं कि जो लो पावर फैक्टर होता है उसका क्या कारण होता है। जी हाँ, पावर फैक्टर कम होने का क्या कारण होता है, तो मैं बता दूं पावर फैक्टर कम होने का कारण प्राय इंडस्ट्रियल एरिया में, जी हाँ प्राय ये चीजें इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा घटित होती हैं। तो मैं बता दूं कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, वहाँ पे जो हमारा पावर सिस्टम होता है वहाँ पे हाई इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर क्या हो जाता है, घट जाता है। जी हाँ, वहाँ पे लोड अधिक होने के कारण क्या होता है, जहाँ लोड अधिक हो जाता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहाँ पे पावर फैक्टर का मान कम हो जाता है। और इसके मेन क्या क्या कारण होते हैं तो मैं बता दूं कि मेन पहला कारण ये होता है ट्रांसफार्मर। जी हाँ साथियों, ट्रांसफार्मर उसका एक कारण बनता है पावर फैक्टर लो होने का। तो मैं बता दूं किस प्रकार होता है कि विद्युत सब स्टेशन पर जो ट्रांसफार्मर में जो चुंबक धारा निकलता है वो क्या होता है, चुंबकीय जो धारा होता है वो निम्न पावर फैक्टर का कारण होता है। मैं बता दूं कि चुंबकन जो धारा होता है उसका मान अधिक होने के कारण पावर फैक्टर, ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पावर फैक्टर लो होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसफार्मर यूज किए गए रहते सब स्टेशन में, वहाँ पे चुंबकन धारा यानी कि मैग्नेटिक करंट अधिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लो हो जाता है। वहीं दूसरी बात क्या है इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर में मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए, जी हाँ इलेक्ट्रिकल जो हमारे उपकरण होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में, जी हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इंडस्ट्रियल एरियाज में जो मोटर्स के व्यापक प्रयोग होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर इंडक्शन मोटर्स ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो कहा वहीं पे कि उस एरिया में ज़्यादा मोटर प्रयोग, व्यापक प्रयोग होने के कारण वहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर बताया कि जहाँ पर लोड बढ़ जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस एरियाज में ज़्यादा मोटर्स यूज करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मोटर्स यूज होंगे, तो ज़्यादा मोटर्स यूज होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा लोड बढ़ेगा और लोड बढ़ने से आप जानते हैं कि पावर फैक्टर अपने आप कम हो जाएगा, पावर फैक्टर का मान कम हो जाएगा। क्योंकि मोटर्स का भी ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन के सिद्धांत पर करता है। आप जानते हैं कि कोई भी अगर उपकरण इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो पावर फैक्टर्स होंगे वहाँ पे सीधे सीधे कम हो जाएगा। साथ ही साथ वहीं पे आते हैं लैंप, जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं हमारे आर्क लैंप होते हैं। आर्क लैंप में आर्क की प्रकृति की विशेष रूप से, जी हाँ जो हमारे आर्क की एक विशेष प्रकृति होती है उस विशेष प्रकृति के कारण भी लो पावर फैक्टर का कारण बनता है। और इसके अलावा जो इल्यूमिनेशंस होते हैं, इल्यूमिनेटेड लैंप होते हैं, सोडियम वेपर लैंप होते हैं इत्यादि, जो ये सारे लैंप होते हैं ये लो पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन
कौन से लैंप या कौन से उपकरण लो पावर फैक्टर पे काम करते हैं, तब बता सकते हैं कि जो आर्क लैंप होते हैं, सोडियम वेपर लैंप होते हैं, ये सारे लैंप्स जो होते हैं, इल्यूमिनेशन लैंप जो होते हैं, सारे लो फैक्टर पावर पे काम करते हैं। साथ ही साथ इंडक्शन मोटर भी लो पावर फैक्टर पे काम करता है, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर भी लो पावर फैक्टर पे काम करता है। जहाँ पे सीधे सीधे आप अगर ध्यान रखें कि जहाँ पे लोड का मान अधिक होगा वहां पे समझ जाइए कि क्या होगा कि पावर फैक्टर का मान जाहिर सी बात है कम हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किन किन उपकरणों के कारण लो पावर फैक्टर होता है, तो आप बता सकते हैं लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप के कारण, इंडक्शन मोटर के कारण और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के कारण। ये सारे कारण लो पावर फैक्टर के कारण बनते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो मैं बता दूं कुछ ऐसे हमारे लोड है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, उसके पावर फैक्टर की कुछ सीमा होती है। तो मैं बता दूं उसका लिमिटेशन क्या होता है। तो वही अगर ट्रांसफार्मर की बात किया जाए, ट्रांसफार्मर भी एक प्रकार का लोड ही है। तो उस लोड में मैं बता दूं कि उसका जो पावर फैक्टर का एक लिमिटेशन होता है कि इतना से इतना के बीच होना चाहिए। तो मैं बता दूं 0.5 से 0.7 तक के बीच में ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर होता है। साथ ही साथ वही अगर इंडक्शन मोटर की भी बात की है तो वह इंडक्शन मोटर का 0.8 से कम होता है। और साथ ही साथ अगर इंडक्शन फर्नेस की बात किया जाए, तो जो हमारे इंडक्शन भट्टी होती है उसकी बात किया जाए, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे पावर फैक्टर का मान 0.6 से 0.8 देख सकते हैं। तो साथियों ये मैं पूरा एक लिस्ट बना दिया हूँ, इस लिस्ट को आप देख सकते हैं और इस लिस्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है कितने से कितने के बीच में होता है, या इंडक्शन मोटर होता है उसका कितने से कितने के बीच में होता है। तो इंडक्शन मोटर का 0.8 से बिलो होता है, कम ही होता है। अगर वही ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो 0.5 से 0.7 के बीच में उसका पावर फैक्टर होता है। साथ ही साथ अगर वहीं पे अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट लैंप की बात किया जाए तो 0.4 से 0.6 के बीच होता है। अगर साथ ही साथ वहीं आप देखते हैं हमारे जो फैन होते हैं, फैन में 0.5 से 0.7 के बीच में परफेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर सिंक्रोनस मशीन की बात किया है तो वहां पे पावर फैक्टर का मान बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये था साथियों, ये हमारे कुछ थे विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक लोड थे उसके लिए पावर फैक्टर की क्या सीमा होना चाहिए, क्या उसका लिमिटेशन होना चाहिए, उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया। ये चार्ट कहीं ना कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट से एक आध दो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली कहानी क्या है कि हाई पावर फैक्टर के क्या क्या लाभ होते हैं। जी हाँ, यदि पावर फैक्टर का मान अधिक हो जाता है तब क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं बता दूं कि यदि पावर फैक्टर का मान अधिक होता है तो प्राइम मूवर की निर्गत यानी कि आउटपुट जो शक्ति का अपव्यय कम हो जाता है। जी हाँ, यदि पावर फैक्टर का मान अधिक हो जाता है तो जो हमारे प्राइम मूवर की आउटपुट पावर होती है उसका अपव्यय मतलब नुकसान जो होता है, निर्गत जो हमारे लॉसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि हाई पावर फैक्टर पर, जी हाँ साथियों, क्योंकि हाई जो पावर फैक्टर होते हैं उस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक निश्चित मात्रा के उत्पादन हेतु ईंधन पर खपत कम हो जाती है। जी हाँ, वहाँ पे कुल मिला जुला कहने का मतलब ये है कि जब पावर फैक्टर का मान अधिक हुआ तो समझ लीजिए जो हमारे प्राइम मूवर्स होते हैं या हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के उत्पादन होते हैं वहाँ पे लॉसेस इलेक्ट्रिकल के कम हो जाते हैं, वहाँ पे खपत क्या हो जाती है, ईंधन की खपत कम हो जाती है अगर पावर फैक्टर का मान बढ़ता है तब। साथ ही साथ यदि वहीं पे देखा जाए स्थिर केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर पर जनरेटर का किलोवाट निर्गत बढ़ जाता है, यानी कि किलोवाट उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। जी हाँ, उसकी इफिशियंसी जो भी हमारे जनरेटर्स हैं, जो भी हमारे उत्पादन वाले जो वो हैं उसके मान क्या होते हैं। तो मैं बता दूं अगर पावर फैक्टर का मान बढ़ता है तो समझिए जो हमारे जनरेटर की आउटपुट पावर है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि जनरेटर की इफिशियंसी बढ़ ही जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप होता है क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी KWH का उत्पादन बढ़ जाता है। तो जी हाँ, हमने बताया कि यदि पावर फैक्टर का मान किसी भी प्रकार से बढ़ जाता है तो हमारे जनरेटर की जो आउटपुट पावर होगी, जो आउटपुट इफिशियंसी होगी वो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं देखूँ कि ट्रांसमिशन जो लाइन होते हैं वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जी हाँ, ट्रांसमिशन लाइनों में अगर पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का मान घट जाता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ट्रांसमिशन लाइनों में पावर फैक्टर का मान बढ़ जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, तब बताएंगे कि वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कम होगा यानी कि इफिशियंसी आपको अच्छी खासी आउटपुट मिलेगी। साथ ही साथ अगर वोल्टेज रेगुलेशन में भी सुधार हो जाता है। जी हाँ, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है फुल लोड से नो लोड के बीच का जो डिफरेंस होता है, हम जानते हो
वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो वहाँ पे जो डिफरेंट होता है बहुत ही कम पाया जाएगा यदि आप पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है तो। फिर साथ ही साथ अगर बताया जाए कि प्रति इकाई KWH पर, जी हाँ, प्रति इकाई KWH पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मूल्य भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जी हाँ, अगर पर इकाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो वैल्यू देखा जाए, जो कास्ट देखा जाए, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है पावर फैक्टर के मान से बढ़ने पर, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है, सुधार हो जा रहा है, साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप में कमी आ जा रही है, साथ ही साथ इफिशियंसी बढ़ जा रही है। तो इन सारे कुछ चीज़ों का अगर तुलना किया है तो वहाँ पे मोल हमारा जो कास्ट होगा क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब लॉसेस कम होगा तो लॉसेस कम होगा तो साथ ही साथ मूल्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर साथ ही साथ देखा जाए कि स्थिर KVA पर जो ट्रांसफार्मर की KWH होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर कुल मिलाकर के देखा जाए, टोटली औसतन देखा जाए तो यदि कोई भी मशीन है, कोई भी उपकरण है, वहाँ पे उसकी इफिशियंसी बढ़ जा रही है यदि किसी का पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो। जी हाँ साथियों, उस कंडीशन में जब दिक्कत होता है जब पावर फैक्टर का मान कम होता है तब, लेकिन जब पावर फैक्टर का मान अधिक होगा तो हमारे समझ लीजिए इफिशियंसी, जो भी मशीन की इफिशियंसी होगी वो अच्छी खासी हो जाती है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि भार जो हमारे भार होते हैं धारण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा फायदा ही फायदा हो रहा है यदि पावर फैक्टर का मान बढ़ रहा है तो। यदि पावर फैक्टर का मान बढ़ रहा है तो हमारे जो मशीनों की दक्षता हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब मैं बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं पावर फैक्टर के थ्योरी से, वो बहुत भी बेहद जरूरी है बताना आपको। तो मैं तो बता दूं कि ये चीज़ें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो UPRB TG2 की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो विशेषतः बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में लेके आया हूँ और बहुत ही टाइम से, बहुत ही मेहनत से इस नोट्स को तैयार करके आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो साथियों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है तो मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे चैनल पर विजिट किया, और साथ ही साथ यदि आपने विजिट किया और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप के जो मटेरियल है ओनली स्टडी सर्कल 360 पे मिलते रहेंगे। यदि आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारे उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप में बहुत सारे डिस्कस होते रहते हैं, वहाँ पे आपके कई सारे टेक्निकल के डाउट्स पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सौ लोगों में वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पे उपस्थित हैं टेक्निकल के हमारे साथी लोग। तो वहाँ पे यदि आपको कोई डाउट होता है टेक्निकल की कोई क्वेश्चन, तो वहाँ पे यदि आप ग्रुप में डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि हमारा प्रयास आपका साथ, इसी नारे के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। तो हमारी पूरी टीम के साथ के द्वारा आपको शुक्रिया अदा हम प्रदान करते हैं कि आप हमारे स्टडी सर्कल 360 पे अपना कीमती टाइम हमारे साथ स्पेंड किया। और मैं बता दूं कि ऐसी सीरीज आपको लगातार लाई जाएगी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि UPRB TG2, UPPC TG2 जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की टेक्निकल क्लासेस लगातार लगाई जा रही हैं। और मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए हैं। यदि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे ग्रुप से देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर UPPC TG2 की इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की भी क्लासेस, जो TBC की तैयारी करना चाहते हैं, उनकी क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर कम से कम 15 से 20 वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाके हमारे कंप्यूटर के TBC वाली पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट TBC और ऑल वनडे एग्जाम में जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ऑनलाइन क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो साथियों चलते हैं, देखते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो क्या कह रही हैं हमारे पावर फैक्टर के बारे में। तो आइए देखते हैं। यदि लो पावर फैक्टर पर, जी हाँ, लो पावर फैक्टर पर जो सर्किट का विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जी हाँ, जिससे परिपथ की कॉपर लॉसेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और मशीन की एफिशिएंसी घट जाती है। जी हाँ, यदि लो पावर यानी कि पावर फैक्टर का मान यदि कम होता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, बढ़ने से कॉपर लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ जब पावर फैक्टर का मान कम हुआ है तो हम जानते हैं कि मशीन की हमारी दक्षता घट जाएगी। जब पावर फैक्टर का मान बढ़ेगा तब क्या होगा, मशीन की दक्षता बढ़ेगी। लेकिन जब पावर फैक्टर का मान कम होगा मशीन की दक्षता क्या होगी, कम होगी, धारा का मान बढ़ेगा, कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि यदि अधिक विद्युत धारा वहन करने के लिए, जी हाँ, अधिक विद्युत धारा वहन करने के लिए
वहन करने के लिए हाई पावर वाले केबल स्विचेस का प्रयोग करना पड़ता है। जी हाँ, यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है तो वहाँ पे हमें हाई केबल और स्विचेस की प्रयोग करने पड़ते हैं, जिससे विद्युत स्थापना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि पावर फैक्टर का मान बढ़ाने से सप्लाई लाइन, जी हाँ, यदि पावर फैक्टर का मान बढ़ाते हैं तो सप्लाई जो लाइन के पैरेलल सीक्वेंस में उचित मान का कैपेसिटर भी जोड़ना पड़ता है। जी हाँ, यदि आप पावर फैक्टर का मान बढ़ाते हैं तो जो भी सप्लाई हमारी जो लाइन है उस लाइन के पैरेलल में हमें एक कैपेसिटर जोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि केवल प्रतिरोध युक्त एसी सर्किट का जो व्यय होता है वो पी बराबर भी आई होता है। जी हाँ साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो यदि कोई रेजिस्टिव सर्किट है उस रेजिस्टिव सर्किट में यदि आप पावर फैक्टर का व्यय जानना चाहते हैं तो वहाँ पर पी बराबर भी गुणे आई होता है, इसका फार्मूला। साथ ही साथ मैं बता दूं कि भी और आई के बीच का आरएमएस मान लिए गए। जी हाँ, और भी और आई के बीच जो क्या लिया जाता है तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू लिया जाता है वो पी बराबर भी आई के लिए लिया जाता है। फिर साथ ही साथ बार बार पूछे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्योर ओनली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान कितना होता है। जी हाँ साथियों, ओनली रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर का मान कितना होता है तो मैं बता दूं रेजिस्टिव सर्किट के लिए उसका पावर फैक्टर का मान ओनली वन होता है, इकाई होता है। साथियों बहुत ही लाजवाब बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था इस पूरे सीरीज का कि आपसे अगर रेजिस्टिव सर्किट क्या पावर फैक्टर पूछा जाए तो आप बताएंगे उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये बार बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो साथियों ये था हमारा पावर फैक्टर की एक पूरी कहानी, पूरी सीरीज। तो ये आपको सीरीज कैसा लगा जरूर हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि आप स्टडी सर्कल 360 की मटेरियल अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना में कोई भी कंजूसी ना कीजिएगा। तो साथियों ऐसे ही सारे हम टेक्निकल क्लास लगातार लाते रहेंगे। अब मैं बता दूं इसके बाद ये टीडीपी की हमारी लास्ट क्लास है और उसके बाद हम कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और साथ ही साथ पावर प्लांट इंजीनियरिंग की भी, यानी कि उत्पादन जो हमारा होता है पावर प्लांट की उसके बारे में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो साथियों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही लगातार, और आप हमारे आगे की क्लासेस लगातार लगने वाली हैं क्योंकि आगे की क्लासेस में कुछ कहानी में ट्विस्ट आने वाला, क्योंकि मैं बता दूं तो वहाँ पे पावर प्लांट की भी क्लासेस लगाई जाएंगी, साथ ही साथ टीडीपी का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सीरीज का भरमार कराने वाले हैं हम। तो सीरीज जो होगी वो हमारी होगी ऑब्जेक्टिव क्लास की टीडीपी की, जिसमें ओनली मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओनली खाली बस बौछार होगी तो बस टीडीपी की जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उतने आपके सामने प्रोवाइड कराया जाएगा स्टडी सर्कल 360 के माध्यम से। तो साथियों आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।